हाँ जी, तो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो रियल एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कशन सेशन है, यहाँ हम दिसंबर 2023 से 2018 तक के चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे विद लॉजिक, विद एवरीथिंग। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो हम ऑप्शन डिस्कार्ड कर दें और दूसरा एक किसी ऑप्शन को प्रूफ कर दें। मैं हर क्वेश्चन में दोनों प्रोसेस आपको बताऊंगा, डिस्कार्ड भी करना सिखाऊंगा और प्रूफ भी करना। प्रूफ करना जरूरी है अगर आपको पार्ट सी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जिस स्टूडेंट ने पार्ट सी के क्वेश्चन 15 to 16 अटेम्प्ट कर दिए, उसके 90% चांस है कि वो इस अटेम्प्ट में जेआरएफ लेके जाएगा। तो हमारा टारगेट होता है कि पार्ट सी के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना। जैसे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट की कोई क्लास है, 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। अब 50 स्टूडेंट है, अगर मैं इन अ ईयर बात करूं, देयर आर 365 और 366 डेज। तो आपके इतने स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका डिफरेंट डे पे बर्थडे आ सकता है, 365 और 366 डे अकॉर्डिंग टू लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। क्या गारंटी है कि किन्हीं दो स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट हमारे पास 50 स्टूडेंट, क्या किन्हीं दो स्टूडेंट का सेम डे पे बर्थडे आने के चांसेस हैं? हो सकता है आ जाए, बट गारंटी नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको? मान लेते हैं कि 30 स्टूडेंट या 31 स्टूडेंट का बर्थडे जैन मंथ में, 1 जैन, 2 जैन, 3 जैन, 4 जैन, 30 जैन, और रिमेनिंग 20 स्टूडेंट को हम फेब मंथ में बर्थडे असाइन कर देते हैं। तो मैं 50 स्टूडेंट का एक क्लास बना सकता हूं। क्लियर? पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट ऑप्शन की गारंटी नहीं है। वो कह रहा है कि एवरी मंथ हैज बर्थडे ऑफ एटलीस्ट 5 स्टूडेंट। अगर मैं यही एग्जांपल पिक कर लूं तो मार्च, अप्रैल, मई, इन मंथ में किसी भी स्टूडेंट का बर्थडे नहीं आएगा। इन्हीं 50 में से पिक करना है ना, तो सेकंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। थर्ड ऑप्शन, देयर इज एटलीस्ट 1 मंथ, देयर एग्जिस्ट अ मंथ और देयर इज एटलीस्ट 1 मंथ विच हैज बर्थडे ऑफ एटलीस्ट 5 स्टूडेंट। यहां एटलीस्ट एक मंथ की गारंटी कर रहा है, जो हमने एग्जांपल लिया उसमें होल्ड कर रहा है। क्या ये हमेशा होल्ड करेगा? तो हमें इन जनरल इसको देखना पड़ेगा। इस पे अभी आते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। तो वो स्टेटमेंट जो आपको डायरेक्टली क्लिक नहीं कर रही या जिसको हमें प्रूफ करना है, जिसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, उसको अभी होल्ड पे रख दीजिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट से हो सकता है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो एग्जाम की टेक्निक और घर पे एक टेक्निक, दोनों डिफरेंट है लर्निंग के लिए। घर पे सब कुछ डिस्कस करना है, एग्जाम में हमें उतना ही करना है जिससे हमारा क्वेश्चन हो जाए। तो मेरे को थर्ड ऑप्शन के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अभी स्किप कर दिया। फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। द बर्थडे ऑफ एटलीस्ट 25 स्टूडेंट आर ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ। तो कह रहा है कि जैन टू जून में एटलीस्ट 25 स्टूडेंट का बर्थडे होगा। मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं, 50 स्टूडेंट की एक क्लास पिक कर सकता हूं, जिसमें 30 स्टूडेंट का बर्थडे नवंबर मंथ में पिक कर लो, रिमेनिंग 20 स्टूडेंट का बर्थडे दिसंबर मंथ में पिक कर लो। कर सकते हैं 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर एंड सो ऑन। तो स्टार्टिंग के 25 स्टूडेंट स्टार्टिंग के 6 मंथ में किसी का भी बर्थडे नहीं आएगा, तो इसकी भी गारंटी नहीं है। तो यहां से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मेरे 3 मार्क्स पक्के हो गए। अगर ये सिंगल क्रैक क्वेश्चन है, मल्टी क्रैक्ट है, तो 4.75 हो गए। तो डेफिनेटली आंसर तो यही मिलना है। अब ये आंसर क्यों है, ये निकालना जरूरी है। अभी क्वेश्चन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो। तो जब घर पे बैठे हैं तो क्वेश्चन लर्निंग के लिए, ताकि इन फ्यूचर इस टाइप का कंसेप्ट आए तो वो आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। अब ये कंसेप्ट क्या है? वो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 मंथ विच हैज अ बर्थडे ऑफ 5 स्टूडेंट। कितने मंथ होते हैं आपके पास? 12 मंथ। स्टूडेंट कितने हैं? 50 स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं इस 50 को क्या लिखूंगा अभी? 50 इक्वल टू 12 इंटू 4 प्लस 2, ये लिखूंगा। अब इसको या डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर लो या अलजेब्रा का कंसेप्ट लिख लो, पिजन होल प्रिंसिपल। तो आपके पास टोटल 12 पिजन्स है, 12 होल्स हैं बेसिकली। वो होल्स क्या है? यहाँ पे मंथ हैं, ये जनवरी मंथ, फरवरी मंथ, मार्च एंड सो ऑन एंड दिसंबर मंथ। कितने मंथ हैं? 12 मंथ हैं।
तो 12 होल हैं। कितने पीजन्स हैं? 50 पीजन्स हैं आपके पास मैक्सिमम। इसमें आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हर सेट में मिनिमम आए? तो एटलीस्ट इसमें 4 रखने होंगे, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, एक्स्ट्रा कितने बच गए आपके पास? 2। ये 2 डेफिनेटली किसी ना किसी एक सेट में या किन्हीं 2 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर मुझे हर होल में कुछ नंबर ऑफ पीजन्स ऐड करने हैं और हर होल में मिनिमम नंबर ऑफ पीजन रखने हैं, तो मिनिमम 4-4 तो ऐड करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो 2 आएंगे वो इसमें हो सकते हैं या वो 1-1 डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं किन्हीं 2 में। तो एटलीस्ट एक मंथ जरूर मिलेगा जिसमें कितने पीजन्स होंगे? 5 पीजन या 5 स्टूडेंट होंगे, या एटलीस्ट एक मंथ ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें 5 स्टूडेंट का बर्थडे आएगा। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, इट इज द कंसेप्ट ऑफ अ पीजन होल प्रिंसिपल। ठीक है, और अगर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर लो। कंसेप्ट क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत स्टूडेंट का गलत भी हुआ था बेसिक सी मिस्टेक के कारण। क्या दिया हुआ है हमें वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं। एक्स हमें एक नॉन एम्प्टी सेट गिवन है और फाइनाइट गिवन है। वाई एक सेट दिया हुआ है जिसमें हमें क्या दिया हुआ है? एफ इनवर्स 0 सच दैट एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन एक्स, यानी कि वो एक्स से आर पे फंक्शन है। ठीक है, कोई भी रैंडम फंक्शन है, एफ इज अ फंक्शन। तो बेसिकली ये एफ इनवर्स 0 का मतलब क्या होगा? एफ इनवर्स 0 यानी कि 0 की प्री इमेजेस, उसका मतलब क्या होगा? x बिलोंग्स टू x सच दैट f ऑफ x जो हो जाए वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो अगर स्टूडेंट को ये नोटेशन में ही प्रॉब्लम है तो यहां गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। और इस नोटेशन पे अगेन इससे पहले भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। जब मैं आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये नोटेशन बार बार वो पूछ रहा है। तो हमें एग्जाम की तैयारी करते टाइम ये ध्यान रखना है कि हम सामने वाले का पैटर्न क्या है, वो रिसेंटली किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, नोटेशन क्लियर है? तो वो सारे मेंबर जिसमें 0 का प्री इमेज क्लियर। अब एक ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसमें 0 पे कोई मैप ना हो। एक्स में तो फाइनाइट एलिमेंट है, तो एक्स में मान लेते हैं से x1 x2 अप टू xn, ये आपका x है मान लेते हैं। और इसको कहां लेके जाना है? रियल लाइन पे लेके जाना है, f के थ्रू r पे। अब ऐसा हो सकता है इन सब को मैं कहां मैप कर दूं? 1 पे, तब भी एक फंक्शन मिल गया। उस केस में अगर मैं f इनवर्स 0 की बात करूंगा, वो कभी भी ये क्या हो जाएगा? ये फाई हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्लियर? अब यहां देखिए जो f इनवर्स 0 आएगा वो x के एलिमेंट का कलेक्शन आएगा। तो ये बेसिकली कौन है? इट इज अ सबसेट ऑफ x। इट कैन बी एम्प्टी। हो सकता है कि इस सेट का एक एलिमेंट 0 पे मैप हो और बाकी सारे जो एलिमेंट है वो कहां मैप हो जाएं? 1 पे मैप करवा दूं। एक और फंक्शन मिल गया, तो उस केस में f इनवर्स क्या आ जाएगा? x1। मैं एक और फंक्शन बना सकता हूं जिसमें x2 को 0 पे ले जाऊं, बाकी सबको कहीं और मैप कर दूं। सिमिलरली x3, तो मेरा f इनवर्स 0 कोई भी सिंगलेटन सेट हो सकता है। सिमिलरली कोई भी 2 एलिमेंट पिक करके 0 पे मैप कर दो, बाकी सबको कहीं भी और मैप कर दो, तो उसके इसमें 0 का प्री इमेज में 2 एलिमेंट आ जाएंगे, तो 2 एलिमेंट वाले सारे सबसेट्स आ जाएंगे। तो यहां उसने क्या दिया हुआ है? f सारे फंक्शंस का कलेक्शन है जिसके रेस्पेक्ट में हमें f इनवर्स 0 चाहिए। f चेंज होगा तो f इनवर्स 0 के लिए चॉइस चेंज होगी। तो मैं क्या कर सकता हूं? x का कोई भी एक सबसेट ले सकता हूं। तो फॉर एवरी a which is a subset of x, define a function f which is from x to r
सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या करूंगा, 0 वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू ए, अदरवाइज 1 वेन एवर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस केस में एफ इनवर्स 0 मेरा क्या आ जाएगा, ए, और ये इस सेट वाई में बिलोंग कर जाएगा, तो बिलोंग्स टू वाई हो गया। तो इसको क्या नाम दे सकता हूं मैं, एफ ए। तो ए का हर सबसेट वाई में आ जाएगा, और उससे ज्यादा एलिमेंट हो नहीं सकते, क्योंकि ये जो आएगा हमेशा सबसेट ऑफ दिस। तो इंप्लाइज मेरा जो y बनने वाला है वो बेसिकली पावर सेट ऑफ x बनने वाला है। तो इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ y क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ अ पावर सेट ऑफ x विच इज 2 to the पावर कार्डिनलिटी ऑफ x। और वो आपको ऑप्शन में हिंट भी दे रहा है, देखो एक ऑप्शन से। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है तो ऑप्शन में भी हिंट मिलता है कि क्या हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन वही यही कर रहा है, y हैज 2 to the पावर x एलिमेंट, प्रूफ हो गया। फर्स्ट ऑप्शन y इज इनफाइनाइट, कभी नहीं हो सकता क्योंकि x फाइनाइट दिया हुआ है, तो y कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। थर्ड, देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन x एंड y, y x का पावर सेट है और किसी भी सेट से उसके पावर सेट में कभी भी बाइजेक्शन नहीं बना सकते। देयर इज अ surjective मैप फ्रॉम x टू y, x का कार्डिनलिटी डेफिनेटली लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ y है, तो कभी भी ऑन टू फंक्शन नहीं बना सकते। ये कैंटर थ्योरम कहती है कि देयर इज डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टू फंक्शन फ्रॉम अ सेट टू इट्स पावर सेट। तो ये ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो गया, तो आंसर शुड बी ओनली बी ऑप्शन। क्लियर है? तो कंसेप्ट सीखिए क्वेश्चन से, थ्योरी पढ़िए, बट थ्योरी के साथ साथ अगर आपने नेट के, गेट के, जैम के, एनबीएचएम और टिफर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपका टारगेट होना चाहिए डेली के 30 to 35 क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करिए, खुद सॉल्व करिए। ठीक है, आजकल स्टूडेंट का बिहेवियर और पैटर्न क्या है, स्टूडेंट खुद करने की बजाय सॉल्यूशन बुक को प्रेफर करता है। हर स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है नेट जेआरएफ की, सामने सॉल्यूशन बुक रख के बैठता है, और ये सबसे डेंजरस चीज है आपके लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको 1 मिनट में अगर क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा है तो आप सीधा सॉल्यूशंस पे भाग जाते हो। दैट इज नॉट वे टू लर्न। आपके कंसेप्ट बिल्ड नहीं हो पाएंगे अगर आप डायरेक्टली सॉल्यूशंस देखना स्टार्ट कर दोगे। क्वेश्चन को खुद करिए, देन सॉल्यूशन देखिए, आपको बेनिफिट डबल होगा। एटलीस्ट अगर हर क्वेश्चन पे आप 5 से 10 मिनट नहीं दे रहे हैं खुद, सेल्फ, विदाउट एनी हेल्प, तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं क्वेश्चंस करवा देंगे, बहुत सब कुछ करवा देंगे, सारे कंसेप्ट बता दिए जाएंगे, उससे आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। आपकी इंप्रूवमेंट उस दिन होगी जिस दिन आप खुद उस क्वेश्चन को टाइम देना स्टार्ट करो। रोज का एटलीस्ट 1 आवर फिक्स कर लीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करें। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा हो उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। पहला टारगेट नेट जेआरएफ के सारे क्वेश्चन, दूसरा टारगेट टीएफआर और एनबीएचएम। अगर उसके बाद टाइम बचता है तो रियल एनालिसिस में स्पेशली आईटी जैम के सारे क्वेश्चन। अगर ये 4 पेपर भी कवर अप कर लेते हैं तो गारंटी है कि रियल के 15 क्वेश्चन में से आपके 10 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट होंगे, थ्योरी आपकी इतनी बिल्ड हो जाएगी। बट कर लेते का मीनिंग क्या है, नॉट यूजिंग एनी सॉल्यूशन बुक, यूजिंग योर माइंड। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ये दिसंबर 23 का क्वेश्चन है। अब देखिए दिसंबर 2023 में इसी चैप्टर में से 3 क्वेश्चन है और तीनों के तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट होने वाले थे। 2 मैं डिस्कस कर चुका हूं, थर्ड क्वेश्चन ये आ गया आपका। यहां पे an इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ z। तो an क्या दिया हुआ है, आपके सारे नॉन एम्प्टी दिए हुए हैं फॉर ऑल n, और an क्या दिए हुए हैं, सबसेट ऑफ z दिए हुए हैं। ठीक है, सच दैट an intersection am is a phi for all m not equal to n and z is equal to union n greater than or equal to 1 a of n। तो बेसिकली अगर मैं क्वेश्चन को समझना चाहूं तो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, इट इज अ पार्टीशन ऑफ अ z। ये जो कलेक्शन दिया हुआ है, दिस कलेक्शन इज अ पार्टीशन ऑफ अ z।
और नॉन एम्प्टी सबसेट्स में कितने पार्टीशन और कौन से पार्टीशन बना सकते हैं जेड के। तो जब हम जेड के बारे में पढ़ते हैं या किसी भी इनफाइनाइट सेट के बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो उसके हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस कर सकते हैं। पहले इंफॉर्मेशन जो हम थ्योरी क्लासेस में पढ़ते हैं कि एवरी इनफाइनाइट सेट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन। जब हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ते हैं, जब मैंने फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा एंड एनालिसिस बताया था, वहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाए हुए आपने, आप थ्योरी लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम डिस्कस करते हैं कि एवरी इनफाइनाइट सेट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन। तो इस कलेक्शन जो ये बनाया है इसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस हैं। जैसे पर्टिकुलर अगर हम दें, मैं अगर हर एन को सिंगलेटन सेट पिक कर लूं एन, या एन एंड माइनस एन, ये पिक कर लेते हैं। क्लियर? और एक अलग से नोटेशन डिफाइन कर देते हैं, मेरे को जीरो को भी इंक्लूड करना है, तो मैं ए एन को नोटेशन देता हूं, इट इज एन माइनस वन एंड एन प्लस एन। नो, बेटर ऑप्शन मैथमेटिकली लिख ले, एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। जेड को मैं ये लिख सकता हूं सिंगलेटन जीरो यूनियन माइनस वन कोमा वन यूनियन माइनस टू कोमा टू यूनियन माइनस थ्री कोमा थ्री एंड सो ऑन। इस टाइप से बना सकता हूं। एक पार्टीशन ये है। मैं जेड को ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज, हमें ए एन में हमेशा क्या लेना है, नॉन एम्प्टी लेना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, टू जेड लिख सकता हूं यूनियन टू जेड माइनस वन लिख सकता हूं। इसको नाम दे सकता हूं ए वन, इसको नाम दे सकता हूं ए टू। इसमें ये मेरा ए वन आ गया, ये मेरा ए टू आ गया, ये मेरा ए थ्री आ गया एंड सो ऑन। ठीक है, इसी टाइप से z को मैं क्या लिख सकता हूं, थ्री जेड यूनियन थ्री जेड माइनस वन एंड यूनियन थ्री जेड माइनस टू, ये लिख सकता हूं। तो पार्टीशन में तीन एलिमेंट्स आ गए, या इस कलेक्शन में तीन एलिमेंट आ गए। इसी टाइप से फोर एलिमेंट्स लिख सकता हूं, फाइव एलिमेंट लिख सकता हूं। ऑप्शन क्या कह रहा है, an is a finite for every integer n। सेकेंड एग्जांपल लेंगे तो डिस्कार्ड हो जाएगा। an is a finite for some integer, सेकेंड एग्जांपल लेंगे तो फेल कर जाएगा। क्लियर? थर्ड, an is infinite for some integer, फर्स्ट एग्जांपल लेंगे तो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो मैंने जैसे ये दो पार्टीशन बनाए, मेरा पहला ऑप्शन खत्म हो गया, सेकेंड ऑप्शन खत्म हो गया, थर्ड ऑप्शन खत्म हो गया। फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए एन इज काउंटेबल। ऑब्वियसली ए एन किसका सबसेट है, जेड का सबसेट है। जेड काउंटेबल है तो सबसेट हमेशा ही क्या होगा, काउंटेबल। आप ये कोई भी एन पिक कर लो, इट मस्ट बी अ काउंटेबल। तो डी ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू है। अब इस क्वेश्चन में ऐसी तो कोई मंत्र नहीं है कि जो स्पेशली आपको ना पता हो। और मैंने पूरा स्मूथली डिस्कस करा तो 4 मिनट से ज्यादा नहीं लिया होगा। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो मैं डिटेल में सब कुछ अगर आपको भी बता रहा हूं, तब भी मैं हर क्वेश्चन को 6-7 मिनट में कवर कर देता हूं। आपको तो खुद के लिए सोल्व करना होता है एग्जाम में बैठ के। तो अगर आप पीसफुल माइंड से एग्जाम में बैठेंगे विदाउट एनी प्रेशर, तो आप भी हर सिंगल क्रैक क्वेश्चन 4 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। मल्टी क्रैक क्वेश्चन 6 और 6.5 मिनट में कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज 6 मिनट देने होते हैं आपको, उससे ज्यादा नहीं देने होते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये आ गया आपका जून 2023 का क्वेश्चन। एस कोई भी इनफाइनाइट सेट है, तो अब इनफाइनाइट सेट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। तो अगर ए मेरा कोई इनफाइनाइट सेट है, ए इज एनी इनफाइनाइट सेट, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अलिफ नो। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो मैं हमेशा आपको वहां पे बताता हूं कि ए इज सिमिलर टू ए क्रॉस ए, ए इज सिमिलर टू ए क्रॉस ए, क्रॉस ए। और ये आप लेक्चर उठा के देख लीजिए जब मैंने सिमिलरिटी का रिलेशन पढ़ाया हुआ है।
एग्जैक्टली सेम चीज मैंने वहां पे पढ़ाई हुई है। तो मैं ये आज नहीं पढ़ा रहा हूं, पिछले 12-13 साल से पढ़ा रहा हूं सेम चीज कंसेप्ट। आपके क्वेश्चन उसी पैटर्न पे पूछे एंड सो ऑन। या हम इसको इन जनरल लिख सकते हैं कि ए इज सिमिलर टू A1 क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए, कितने टाइम, सम n टाइम। बस उसी कंसेप्ट का यूज करना है। पहला कह रहा है एस इज इनफाइनाइट, यहां पे तो एस इज इन बाइजेक्शन विद सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो अगर एस इनफाइनाइट दिया हुआ है तो इंफॉर्मेशन क्या मिली, कार्डिनलिटी ऑफ एस ग्रेटर देन और इक्वल टू अलिफ नोट। अब अलिफ नोट से ग्रेटर तो कितना भी हो सकता है, इट कैन बी काउंटेबल, इट कैन बी अनकाउंटेबल। तो अगर मैं एस को पूरा रियल लाइन ले लूं तो पहला ऑप्शन आपका खत्म हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स। एस इज अ बाइजेक्शन विद सेट ऑफ रियल नंबर, तो अगर ये आपका फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स हो गया। अगर मैं एस को सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लूं तो आपका सेकंड ऑप्शन खत्म हो गया। ये काउंटर एग्जांपल है। एस इज अ बाइजेक्शन विद दिस, प्रूफ कर चुके हैं। उस प्रूफ के लिए आप सिमिलरिटी का जो लेक्चर है उस लेक्चर को देख लीजिए, प्रॉपर प्रूफ दिया हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन और सी ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट, ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है हमने। एस इज अ बाइजेक्शन विद इट्स पावर सेट। कैंटर थ्योरम कहती है कि कोई भी सेट अपने पावर सेट के साथ बाइजेक्शन नहीं रख सकता, किसी सेट से उसके पावर सेट में ऑन टू फंक्शन नहीं बना सकते हम। तो डेफिनेटली ये तो फॉल्स है ही। तो मैंने 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया और फोर्थ वन मैंने थ्योरी क्लासेस में प्रूफ करा हुआ है, आप जाके लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको एफर्ट करना होगा, मैंने तो ऑलरेडी करी हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपका जो सितंबर 2022 में पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। क्या है, एस में 100 एलिमेंट है 1 to 100, ए में 1 to 10 एलिमेंट है, बी में 41 to 50 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने हैं हमारे पास, 100। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 10। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, 10। और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है, दोनों डिस्टेंट है। Then total number of subset which having non-empty intersection with both A and B। तो मुझे बेसिकली एक मैं Z सेट बना लेता हूं। क्या चाहिए, Y which is a subset of S such that Y intersection with A intersection with B is equal to 5। वो सारे सबसेट जिसका A and B के साथ इंटरसेक्शन 5 हो, non-empty having non-empty intersection with A and B both। So basically Y intersection A is non-empty and Y intersection with B is a non-empty, ये मुझे चाहिए। यानी कि इस Y में A का भी एटलीस्ट एक एलिमेंट आना चाहिए और B का भी एटलीस्ट एक एलिमेंट आना चाहिए। अब देखो ये हिट एंड ट्रायल से तो सॉल्व होगा नहीं, प्रॉपर लॉजिकली बात करनी होगी। तो अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, अगर मैं एस में से ये ए यूनियन बी हटा दूं तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी बच जाएगी, 80। एस में 100 है, ए यूनियन बी में 20 है, ए और बी डिसजॉइंट है। क्लियर है कंसेप्ट। अगर मैं y1 कोई भी सबसेट पिक कर लूं, अब एस यूनियन ए सॉरी एस माइनस ए यूनियन बी का, तो इस y में a का कोई एलिमेंट नहीं है, अब y में b का कोई एलिमेंट नहीं है। हमें क्या करना है, a और b का एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐड करना है। तो अगर मैं एक a1 पिक कर लूं विच इज अ सबसेट ऑफ a बट a1 शुड बी नॉन एम्प्टी,
क्योंकि मुझे ए का एटलीस्ट एक एलिमेंट y1 में ऐड करना है। इसी टाइप से एक b1 पिक कर लो विच इज अ सबसेट ऑफ b सच दैट b1 शुड बी नॉन एम्प्टी, और इस a1 एंड b1 को y में ऐड कर दो। अब मुझे नहीं पता था कितने एलिमेंट ऐड करने हैं, एटलीस्ट एक ऐड करना है, दो भी ऐड करने हो सकते हैं। तो बेसिकली a एंड b का कोई एक सबसेट लेना है जो नॉन एम्प्टी हो, उसको इस y1 में अगर ऐड कर दूंगा तो मेरा टास्क खत्म हो जाएगा। तो मैं यहां y कैसे बना सकता हूं, इट इज y1 यूनियन a1 यूनियन b1। डेफिनेटली जो y होगा वो सबसेट ऑफ s होगा, y का इंटरसेक्शन विद a डेफिनेटली नॉन एम्प्टी होगा, y का इंटरसेक्शन विद b वो भी नॉन एम्प्टी होगा क्योंकि a1 b1 नॉन एम्प्टी लिए हुए। यही तो टास्क था हमारा, यही तो काउंट करना था। अब इस y1 के लिए कितनी चॉइसेस हैं, y1 इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो इस y1 के लिए क्या चॉइसेस हैं, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, y1 यूनियन a1 यूनियन b1। y1 किसका सबसेट है, s माइनस a यूनियन b का, तो इसमें जितने भी सबसेट होंगे उसमें से कोई भी पिक कर सकता हूं। तो कितनी चॉइसेस हैं, 2 टू द पावर 80 नंबर ऑफ सबसेट्स, पावर सेट ऑफ दिस सेट, उसका कोई भी मेंबर ले सकता हूं। a1 क्या है मेरे पास, सबसेट ऑफ a है बट नॉन एम्प्टी है, तो इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, टोटल सबसेट 2 टू द पावर 10, क्योंकि a में 10 एलिमेंट्स हैं यहां पे, माइनस एम्प्टी वाला हट गया। और b1 के लिए कितनी चॉइसेस है, 2 की पावर 10 माइनस 1, सेम लॉजिक। और इस हर चॉइस के लिए ये एंड ये चॉइसेस हैं, ये तो इंडिपेंडेंट है ना, तो चॉइसेस फॉर y क्या हो जाएगी, 2 टू द पावर 80 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 1। तो आपका आंसर डायरेक्टली ये, सॉरी ये 2 की पावर 80 है, 20 की पावर नहीं है, तो 2 की पावर 80 एंड 2 की पावर 10 माइनस 1 होल स्क्वायर। बाकी सारे आप डायरेक्टली देख सकते हो, खत्म हो। तो अब इस टाइप के एग्जाम्पल को, इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिकली आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, आपकी टेक्निक होनी चाहिए प्रूफ कैसे करेंगे। तो जब हमने सबसेट्स पढ़े थे तो वहां पे मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया कि सबसेट कैसे काउंट करते हैं। तो अगेन फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा एंड एनालिसिस में हमने सबसेट्स की काउंटिंग करी थी, पावर सेट और इन सब के बारे में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका फैब 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है आपको, विच ऑफ फॉलोइंग सेट इज अ काउंटेबल। तो आप देखो क्वेश्चन में वो मिक्सअप करता है बाकी सब्जेक्ट्स को भी। यहाँ पे पहला ऑप्शन है सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, ऑब्वियसली हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सेट ऑफ पॉलीनोमियल विद रियल कोफिशिएंट हैविंग रैशनल, ये भी हम रियल में पढ़ते हैं चीजें, क्या पढ़ते हैं अभी आएंगे। यहाँ देखो वो मैट्रिसेस दे रहा है विद रैशनल आइगन वैल्यू, तो लीनियर का थोड़ा सा कंसेप्ट ऐड कर दिया। सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विद रो एक्लन फॉर्म विद रैशनल नंबर। अब किसी को अगर यही नहीं पता कि रो एक्लन फॉर्म कैसे बनाते हैं तो क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। किसी को अगर ये नहीं पता कि कौन सी मैट्रिसेस जिसकी आइगन वैल्यू रैशनल्स हो सकती हैं, अगर वो नहीं बनाना आता क्वेश्चन वैसे नहीं होने वाला है। तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपको हर सब्जेक्ट का होना चाहिए। आप पूरा सब्जेक्ट छोड़ के जाओगे एग्जाम में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन पे इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। और एग्जाम आपको 6 मंथ में 1 टाइम देना होता है, और 6 मंथ का टाइम पीरियड बहुत लॉन्ग होता है। एक बार एग्जाम नहीं क्लियर होने का मतलब है अगली बार प्रेशर डबल हो जाएगा आपका। तो जो भी आप अटेम्प्ट दे रहे हैं इट शुड बी 100% योर एफर्ट, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन लेजीपन में निकाल दिया। तो डिस्कशन करते हैं। पहला सेट क्या दिया, सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल विद रियल कोफिशिएंट विद रैशनल कोफिशिएंट। तो बेसिकली क्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है। हमने क्या डिस्कस करा हुआ है, ए ऑफ एक्स काउंटेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज काउंटेबल। काम खत्म। यहां पे सेट ऑफ रैशनल नंबर काउंटेबल होता है तो क्यू एक्स इज काउंटेबल। तो पहला ऑप्शन आपका मैच कर गया। अगर ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है मान लीजिए, ठीक है,
मैं मार्क नहीं कर रहा हूं कि कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए नहीं मार्क कर रहा हूं कि आप जब पढ़ते हैं तो बाकी ऑप्शन के बारे में सोचते ही नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन बुक है जो क्लासिफाइड करके दे रही है आपको कि ये सिंगल करेक्ट है, ये मल्टी करेक्ट है, तो वो आपकी लर्निंग पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है। जब आपको दिख गया कि ये सिंगल करेक्ट है और एक ऑप्शन आपने देख लिया कि ये करेक्ट है, तो बाकी ऑप्शन के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। तो इसलिए हर क्वेश्चन को अज्यूम करके चलिए कि इट इज अ मल्टी करेक्ट, एटलीस्ट जब आप सॉल्व कर रहे हैं। तो ओरिजिनल पेपर अवेलेबल है ऑलरेडी, गुरुकुलम की ऐप पे भी अवेलेबल है, वहां से भी ले सकते हैं या आप साइट्स पे भी ले सकते हैं। डेफिनेटली हर जगह अवेलेबल है। ओरिजिनल पेपर डाउनलोड करिए, वहां से आप सोल्यूशन देखिए। थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन बेटर ऑप्शन है, ठीक है। मैं बाकी ऑप्शन भी डिस्कस करता हूं। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल पिक करना है विद रियल कोफिशिएंट हैविंग रैशनल रूट। बेसिकली y पिक करना है p ऑफ x बिलोंग्स टू rx रियल कोफिशिएंट के साथ, सच दैट हैविंग रैशनल रूट्स, यानी कि अगर p अल्फा 0 है तो अल्फा शुड बी q। इस सेट के बारे में डिस्कशन करना है। तो अगर मैं एक सेट बनाता हूं p ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 सच दैट a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। मान लीजिए ये x सेट है, इस सेट में कितने एलिमेंट है, इस a के लिए कितनी चॉइसेस है, अनकाउंटेबल, और इसके पास जो रूट आएगा वो हमेशा 1 आएगा। तो डेफिनेटली ये x जो है वो सबसेट ऑफ y है। x अगर अनकाउंटेबल है तो y ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। तो दिस इज अनकाउंटेबल implies y is uncountable। तो आपका सेकेंड ऑप्शन फॉल्स हो गया। एग्जाम्पल मिल गया हमें और रीजन मिल गया। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस विद रैशनल आइगन वैल्यू। तो बेसिकली थर्ड ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अगर मैं y की बात कर रहा हूं तो वो क्या कह रहा है, a हमें मैट्रिक्स चाहिए विद ए बी सी डी सच दैट आइगन वैल्यूज ए बी सी डी कहां से आनी चाहिए आपके पास, रियल मैट्रिसेस। तो ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए एंड आइगन वैल्यू ऑफ ए आर इन क्यू होना चाहिए। ये कलेक्शन की बात कर रहा है। और आप बेसिक सा आइडिया है कि अगर अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स ले लेंगे तो जो डायगोनल एंट्री होती है वो आइगन वैल्यूज होती हैं। तो यहां पे अगर मैं एक x बनाता हूं विच इज से a विद 1 b 0 1 सच दैट b बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें कितने एलिमेंट है, अनकाउंटेबल, और इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा 1 1 रहेगी विच आर रैशनल नंबर। तो जो x है अगेन मेरा सबसेट ऑफ y है, ये कौन है, अनकाउंटेबल। तो इंप्लाइज y क्या हो गया मेरा, अनकाउंटेबल हो गया। तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। थर्ड, सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस हुज रो एक्लन फॉर्म इज हैविंग रैशनल एंट्री। सेट ऑफ ऑल कौन सी मैट्रिसेस, रियल मैट्रिक्स। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स पिक कर लेता हूं जिसकी सारी एंट्री ए ए एंड यहां पे से बी बी पिक कर लेता हूं, और ए और बी कहां से बिलोंग कर रहे हैं, से आर स्टार से। जब इसको एक्लन फॉर्म में चेंज करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहला ये एंट्री 1 बनाते हैं, तो इसको 1 1 लिख सकता हूं मैं, और उसके बाद इसको 0 करना है। इसको 0 कैसे करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करके ये बना देंगे। तो दिस इज द एक्लन फॉर्म। फर्स्ट रो फर्स्ट एंट्री के नीचे सारी एंट्री 0 बनाते हैं, फिर सेकंड के नीचे 0 बनाते हैं। तो मैं यहां पे सेकंड रो में क्या करूंगा, फर्स्ट रो इंटू बी अपॉन ए करूंगा और सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये बन जाएगी। क्या है यहां पे, जो एक्लन फॉर्म है उसकी एंट्रीज रैशनल है। ओरिजिनल मैट्रिक्स के लिए कितनी चॉइसेस हैं, अनकाउंटेबल, ए और बी रियल नंबर्स हैं। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, अनकाउंटेबल। तो ये मेरा जो डी ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो गया, ये मेरा सी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया।
और ये मेरा बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, और ये ए ऑप्शन का रीजन यहां पे प्रूफ। क्लियर? क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शन अगर गलत है उसका काउंटर एग्जांपल आपके सामने होना चाहिए, ये आपके नोटबुक में मेंटेन होना चाहिए। उससे क्या होगा, जब आप रिवाइज करेंगे चीजें तो आपको ऑटोमेटिकली काउंटर एग्जांपल बनाने आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 का ये क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग सेट इज बाइजेक्शन विद रियल लाइन? रियल लाइन के साथ बाइजेक्शन कौन से सेट का है? तो बेसिकली आर के सिमिलर सेट चाहिए। पहला, सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम 0,1 तो क्या चाहिए, नेचुरल नंबर पे, तो इसको x1 नाम दे देता हूं। सारे फंक्शंस का कलेक्शन कहां से, 0,1 टू नेचुरल नंबर से। f क्या है मेरे पास, इज अ फंक्शन। तो आप क्या पढ़ते हैं थ्योरी क्लासेस में, अगर मैं एक x सेट दे दूं, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम a टू b, f इज अ फंक्शन, तो कार्डिनलिटी ऑफ x क्या आ जाती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b होल पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन e। तो यहां पे जो x1 की कार्डिनलिटी आएगी, इट इज कार्डिनलिटी ऑफ n, वो क्या होता है, अलिफ नॉट टू द पावर 2, और अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट क्या हो जाता है, अलिफ नॉट। अलजेब्रा ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर पढ़ा हुआ है हमने थ्योरी क्लासेस में, अगर आपको ये अलजेब्रा नहीं पता तो अगेन जाके थ्योरी क्लासेस कवर अप करिए। तो ये सेट क्या है, काउंटेबल। हमें बाइजेक्शन किसके साथ चाहिए, रियल लाइन के साथ, तो फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स। सेकंड को x2 नाम देते हैं, तो x2 क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम n टू 0,1 सच दैट f इज अ फंक्शन, दिया हुआ है। तो डेफिनेटली कार्डिनलिटी ऑफ x2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर अलिफ नॉट, और 2 की पावर अलिफ नॉट क्या होता है, c। अगेन थ्योरी क्लासेस में प्रूफ करा हुआ है। और c किसकी कार्डिनलिटी है, रियल लाइन की, और कार्डिनलिटी सेम होने से बाइजेक्शन, तो इसका मतलब ये जो x2 है वो क्या हो गया, सिमिलर टू रियल लाइन हो गया, तो इन दोनों के बीच में बाइजेक्शन मिल जाएगा। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ n, तो थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बेसिकली पावर सेट ऑफ n। तो पावर सेट ऑफ n में कितने एलिमेंट है, अगेन 2 टू द पावर इफ नॉट c, तो इट इज अ सिमिलर टू रियल लाइन, प्रूफ करा हुआ है क्लास में। तो थर्ड ऑप्शन भी ट्रू हो गया। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है मेरा को, पावर सेट ऑफ r, और r में कितने एलिमेंट होते हैं, c, तो इट इज 2 टू द पावर c, और 2 टू द पावर c क्या होता है, f। और कोई भी सेट अपने पावर सेट के सिमिलर नहीं हो सकता, वहां से डायरेक्टली डी ऑप्शन को गलत कर सकते थे। तो आंसर क्या है, बी एंड सी। मैं बड़े सिस्टमेटिकली एक एक चीज राइट करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, रीजन क्या है, यही आपकी हैबिट होनी चाहिए एग्जाम टाइम पे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बेसिक क्वेश्चन गलत होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की मैंने प्रॉब्लम देखी है कि ऑन एन एवरेज 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन गलत करके आता है जो उसको परफेक्टली आते थे, और उसी के कारण उसके 6 मंथ वेस्ट हो रहे। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको आता है उसको उसकी इज्जत मान के साथ टाइम दीजिए, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी। जो क्वेश्चन टफ है डेफिनेटली टाइम टेकिंग होगा, लेकिन जो सिस्टमैटिकल क्वेश्चन जो आपके डोमेन का है उसको भी जल्दबाजी में गलत कर आओगे तो एग्जाम से डेफिनेटली बाहर हो जाओ। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये दिसंबर 19 का क्वेश्चन है। विच ऑफ लॉविंग सेट इज अ काउंटेबल? पहला कह रहा है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू क्यू। अभी सिंपल फंक्शंस का कलेक्शन का कंसेप्ट आपको पता है कि क्यू से क्यू पे कितने फंक्शन होंगे, क्यू में कितने एलिमेंट है, अलिफ नॉट, तो इट इज अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट, और ये नंबर क्या होता है, सी। ठीक है, क्या थ्योरी हमने पढ़ा हुआ है कि 2 की पावर अलिफ नॉट पिक कर लो और इक्वल टू किससे भी अल्फा की पावर अलिफ नॉट इक्वल टू अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट,
इक्वल टू सी की पावर अलिफ नॉट, ये सारे क्या होते हैं, सी के इक्वल होते हैं, इज ऑल इक्वल टू सी। ठीक है, यहां पे अल्फा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू सी। तो इस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए था, काउंटेबल सेट, तो पहला डेफिनेटली काउंटेबल नहीं है। क्यू में कितने एलिमेंट होते हैं, अलिफ नॉट, काउंटेबल सेट है। यहां कितने एलिमेंट है, 2, तो कितने फंक्शन आ जाएंगे, 2 की पावर अलिफ नॉट विच इज अगेन सी, तो ये भी अनकाउंटेबल सेट आ गया। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन, तो ये क्या है, बेसिकली पावर सेट ऑफ एन है। कितने एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर अलिफ नॉट विच इज सी, तो ये भी आपका अनकाउंटेबल हो गया। तो 3 ऑप्शन खत्म हो गए, तो 4th ऑप्शन डेफिनेटली होगा। वो क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, इसको मैं एक्स नाम देता हूं, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू 0,1 such that f is vanishes outside of a finite subset of A, such that f of x is 0 for all x belongs to A complement। यहां पे A क्या है, सबसेट ऑफ Q है, और A क्या है, फाइनाइट है। किसी फाइनाइट सेट के आउटसाइड में ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, 0। तो अब देखिए ये क्या है, कोई भी फंक्शन अगर पिक करेंगे, उसकी बात कर रहा है, वो सारे फंक्शन जो किसी न किसी फाइनाइट सेट के आउटसाइड में 0 है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब देखो Q के पास फाइनाइट सेट्स का कलेक्शन, तो पहले मैं एक x1 बनाता हूं, A सबसेट ऑफ Q सच दैट A इज फाइनाइट। अब ये क्वेश्चन कैसे करना चाहिए उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अगली बार उसने चारों ऑप्शन इस टाइप के बना दिए तो डेफिनेटली क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको ढंग से पढ़ लेते हैं कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या, क्यों पूछ रहा है वो। ए फाइनाइट है, तो हम ये जानते हैं कि किसी भी काउंटेबल सेट के पास फाइनाइट कार्डिनलिटी के सबसेट कितने होते हैं, काउंटेबल। तो पहला इंफॉर्मेशन x1 इज काउंटेबल। ठीक है, अब मैं इस x को क्या लिख सकता हूं, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q to 0,1 such that f of x is, इसको लिख लेते हैं यूनियन ऑफ एक्स ए विद ए बिलोंग्स टू दिस x1। यहां पे x ए कौन है, वो सारे फंक्शन जो Q से कहां पे डिफाइन है, 0,1 पे, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तो मैंने इस गिवन सेट को कुछ सेट्स के यूनियन में लिख लिया। यूनियन कहां पे रन हो रहा है, काउंटेबल यूनियन, तो इट इज अ काउंटेबल यूनियन। तो मैं आपको थ्योरम यूज करना सिखा रहा हूं कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इस थ्योरम का यूज कैसे करते हैं। अगर मेरा हर एक्स से काउंटेबल हो गया तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल हो जाएगा। कैसे हुआ, इस एक्स से की बात कर लेता हूं। तो इस चीज को कॉपी करके कहीं और उठा लेते हैं, यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं इस एक्स से के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। तो ए वो सारे फंक्शन जो Q से कहां पे है, 0,1 पे है, सच दैट f ऑफ x इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट। यही तो है। इसका मतलब क्या हुआ, कौन कौन से फंक्शन है। तो मैं A जो है वो क्या है आपके पास, मान लेते हैं उसमें कुछ फाइनाइट एलिमेंट होंगे, x1 x2 अप टू xn, कुछ n एलिमेंट होंगे। तो मेरा जो फंक्शन बनेगा, कोई भी फंक्शन f बिलोंग्स टू x से होगा, वो फंक्शन कैसा बनेगा, यहां पे x1 x2 xn होंगे और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट होंगे x के। इसको, ये मेरा पूरा Q है, उसको दो पार्ट में A अलग कर लिया, A कॉम्प्लीमेंट अलग कर लिया। तो ये मेरा A सेट है, ये A कॉम्प्लीमेंट सेट है। उसको कहां पे मैप करना है, 0,1 पे।
तो दो ही एलिमेंट है 0,1 पे। यहां से एलिमेंट कहां जा सकते हैं, या तो 0 या 1। इनके लिए कितनी चॉइसेस है, 2 की पावर n। और ये सारे कहां जाएंगे, सिर्फ 0 पे। क्लियर। इसके लिए कितनी चॉइसेस है, 2 की पावर n चॉइसेस हैं। और ये सबको कहां मैप करना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में तो 0, तो इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n। तो इस एक्स की कार्डिनलिटी हमेशा क्या हो जाएगी, फाइनाइट कार्डिनलिटी हो जाएगी। इस एक्स की कार्डिनलिटी हमेशा फाइनाइट है। तो हर एक्स से काउंटेबल हो गया, और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो एक्स मस्ट बी काउंटेबल। तो मैंने सी ऑप्शन आपको प्रूफ करवा दिया, बाकी ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो गए। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये जून 2019 का क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल, कौन सा सेट है जो अनकाउंटेबल होगा, ये हमें डिसाइड करना है। और इस पैटर्न पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका हो, तो अगेन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो उसको सबसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए और थ्योरम यूज करिए। फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल एंड काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। जैसे मैं पहले सेट को नाम दे देता हूं x1, इस पे बात करते हैं। तो अगर मैं इस x1 की बात करूं, x1 में एलिमेंट कब चेंज होंगे, जब ये p और q चेंज होगा। तो इसको मैं लिख लेता हूं यूनियन pq बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर xpq नाम दे देता हूं इसको। यहां पे xp³ क्या है मेरे पास, वो सारे x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट log ऑफ x इज इक्वल टू p/q। तो मैंने यहां पे p और q फिक्स कर दिए, और हर p और q के लिए जितने भी ये सेट है उन सबका यूनियन लूंगा तो x बन जाएगा। p और q के लिए कितनी चॉइसेस है, काउंटेबल, काउंटेबल यूनियन ले रहा हूं इन सेट का। अब इस सेट की बात अगर करूंगा, p/q क्या होगा, ग्रेटर देन 0। log x का अगर मैं ग्राफ देखता हूं तो log ऑफ x, log x का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। यहां कोई p/q होगा, कितने बार इंटरसेक्ट करेगा, एक बार। तो फॉर एवरी pq बिलोंग्स टू n, log ऑफ x इज इक्वल टू p/q ओनली फॉर 1x। सिर्फ एक x के लिए ही होगा, एक ही एलिमेंट मिलेगा जो यहां इंटरसेक्ट करेगा। तो इस हर xpq में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो each xpq is countable, countable union of countable set is countable। तो this first one is the countable set, हमें अनकाउंटेबल देखना है। सेकेंड ऑप्शन में उसने क्या दिया, x बिलोंग्स टू, इसको x2 नाम दे देते हैं, x बिलोंग्स टू x2 इंप्लाइज cos ऑफ x स्क्वायर, cos ऑफ x टू द पावर n प्लस साइन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू 1 होना चाहिए फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किसी भी एक n के लिए हो गया तो ये x इसमें आएगा, ये तो डेफिनेशन दी हुई है। अगर मैं n इक्वल टू 2 ले लूंगा तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो हमेशा ही 1 होता है। n इक्वल टू 2 के लिए ये इक्वलिटी तो हमेशा सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब ये पूरा रियल लाइन बन जाएगा, हर रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये सेट क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। क्लियर। तो n इक्वल टू 2 के लिए फॉर सम x बिलोंग्स टू r इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x2, तो पूरा रियल लाइन बन जाएगा। थर्ड केस में सेम लॉजिक, इसको x3 नाम दे दो और इसको लिख दो यूनियन pq बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x ऑफ pq। यहां x ऑफ pq कैसे आएगा, x ऑफ pq मेरा होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इक्वल टू log ऑफ p/q। अब ये log ऑफ p/q कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहां पे देखिए, एक मेरे पास y इक्वल टू x लाइन है और ये कोई भी एक रियल नंबर है। तो y इक्वल टू x लाइन इस रियल नंबर को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा,
या अगर ये नेगेटिव नंबर हो गया, log p बाई क्यू, p बाई क्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो log p बाई क्यू कोई एक वैल्यू होगी, मान लेते हैं ये वैल्यू है, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक ही पॉइंट पे, यहां हो गया तब भी एक पॉइंट पे, तो हर एक्स पी क्यूब में एक एलिमेंट है। तो अगेन काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये भी ट्रू हो गया। सेम कोस ऑफ एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू, अगर कोस एक्स फंक्शन का ग्राफ देखेंगे वो पी बाई क्यू पॉइंट को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एटमोस्ट काउंटेबल पे। कोस ऑफ एक्स, आप सब लोग ग्राफ जानते होंगे, कोस ऑफ एक्स का कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है। सेम लॉजिक से अगर मेरा पी बाई क्यू यहां पे आ गया तो कितने पॉइंट्स होंगे, ये सारे पॉइंट्स होंगे, और इन पॉइंट्स का कलेक्शन कितना होगा, काउंटेबल। अगर इसके 1 के अबव आ गया या 1 के बिलो आ गया तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो सेम लॉजिक से इसको x4 नाम देंगे, इट इज यूनियन ऑफ एक्स पी क्यूब, और हर एक्स पी क्यूब काउंटेबल होगा, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो ये मेरा डी ऑप्शन भी फॉल्स हो गया, सॉरी काउंटेबल चाहिए था, तो सी फॉल्स एंड डी ऑल्सो फॉल्स, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2019 का क्वेश्चन है ये, कंसीडर अ फंक्शन एफ आर टू आर देन विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। तो बेसिकली जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं वो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ऑफ 1/1/2 फंक्शन। तो जब मैंने 1/1/2 फंक्शन बनाया था तो यहां पे ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन डिटेल में आपको समझाई थी। तो अगर आपको नहीं पता कैसे आती है, क्यों आती है, तो आप थ्योरी लेक्चर देख सकते हैं। मैं रिकॉल करवा देता हूं डेफिनेशन को, कि अगर मेरा फंक्शन एफ है विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, be a function, कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, तो f is 1/1 if and only if every line passes through b, और b को हम लिखते हैं y एक्सिस, एंड पैरेलल टू a को हम लिखते हैं x एक्सिस। a को कहां डिनोट करते हैं, x एक्सिस पे, और b को हम डिनोट करते हैं y एक्सिस पे। तो y एक्सिस से कोई भी लाइन पास करवा दो जो x एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, इंटरसेक्ट the graph of y equal to fx at most once। ठीक है, तो ये 1/1 है, और ऑन टू के लिए एट लीस्ट वंस। सिंपल ज्योमेट्रिकल हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, f is not 1/1 if graph of f intersect। अगर not 1/1 है तो क्या होना चाहिए, ये एट मोस्ट वंस इंटरसेक्ट कर रही है तो 1/1 है, अगर 1/1 नहीं है तो मिनिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वही दिया हुआ है। f इंटरसेक्ट सम लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट लीस्ट 2 पॉइंट, ट्रू हो गया। f अगर 1/1 है तो एट मोस्ट 1 डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी हुई है, ट्रू हो गया। f इज surjective on टू, अगर on टू है तो लाइन एटलीस्ट वंस इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तो f इज surjective, देन ग्राफ ऑफ f इंटरसेक्ट एवरी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब क्या है, मिनिमम एक बार तो इंटरसेक्ट कर ही रही है, तो ट्रू हो गया। f इज नॉट ऑन टू, तो कोई एक लाइन मिलनी चाहिए, f इज नॉट surjective इफ द ग्राफ ऑफ f डज नॉट इंटरसेक्ट, क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन लाइन, कोई एक लाइन मिलनी चाहिए जो ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करे। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है, तो ये आपका डिस्कशन था 2023 से लेके 2019 के जो बेसिक काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें और भी क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें सीक्वेंसेस के डीप कंसेप्ट यूज होते हैं, ये जैसे लिमिट सुपीरियर यूज होता है, लिमिट इंफीरियर यूज होता है, या कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के कंसेप्ट्स यूज होते हैं आइडेंटिटी थ्योरम के। तो वो जैसे जैसे आगे चैप्टर आएंगे तो वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे।
जब हम वो कंसेप्ट कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अभी यहीं वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।